हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा। मेरी 2 डॉटर्स हैं। वह एक है 10 इयर्स ओल्ड और एक है 3 मंथ्स ओल्ड। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हमारी जो दादी नानी के नुस्खे थे कि डिलीवरी के बाद में कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या वो हमारी मम्मी लोगों के साथ में करती थी, जिससे कि हमारी मम्मी लोगों ने 4-4, 5-5 बच्चे पैदा किए और उनके शरीर अभी भी टच वुड बहुत अच्छे हैं। कंपैरेटिवली हम ज आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं, वो 1-1, 2-2 बच्चे के अंदर ही पूरा डाउन हो जाते हैं और एकदम ऐसे लगता है कि यार पहले ज़माने के अंदर लोग इतने-इतने बच्चे कैसे कर लेते थे, उनके शरीर कैसे उतने स्ट्रॉन्ग और वो सब रहते थे। तो अभी फिर से वही ट्रेंड आ रहा है, लोग जापा वाली दीदी को बुलाते हैं, जिनको सारे नियम पता होते हैं, वो हमें सारे नियम बताती हैं, जिससे कि हम अपना ध्यान रखते हैं और हम एक अच्छी रिकवरी करते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो आज मैं भी आप लोगों के साथ में वही शेयर करूँगी पॉइंट्स जो कि हमारी दादी और नानी हमारी मम्मी लोगों के साथ में करती थी और उनके शरीर जो हैं वो टच वुड अभी तक स्ट्रॉन्ग है। तो पुराने ज़माने के अंदर जिस मम्मी ने बच्चे को पैदा किया होता है, मतलब जो न्यू मम्मी होती है उसको जच्चा कहा जाता है और बच्चे को तो बच्चा कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जच्चा बच्चा। तो एक प्रॉपर रूम होता था जो कि जच्चा बच्चा का रूम माना जाता था। उस रूम के अंदर ऐसे आउटसाइडर्स या बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं था 40 डेज़ के लिए। ये नियम सिर्फ़ 40 डेज़ के लिए था और अगर आप वैसे इसको आज के हिसाब से अगर जोड़ो तो भी ये सही है, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इन्फेक्शन से, वायरल से, इन सब से दूर रहो। तो वो तो आप तभी दूर रहोगे ना जब आप बाकी लोगों से दूर रहोगे, क्योंकि अगर आप अपने घर के बाकी लोगों को भी देखो कि जैसे घर के जो जेंट्स हैं उनको पहले ज़माने के अंदर उस रूम में नहीं आने दिया जाता था। तो उसका एक रीज़न ये भी तो हो सकता है ना कि जो जेंट्स हैं वो ऑफ़िस जाते थे, वहाँ से उनको इन्फेक्शन वग़ैरह कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो उस रूम के अंदर आएँगे तो फिर हमारे बच्चों को या हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, जच्चा बच्चा को। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको एक ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए कि आप किसी भी बाहर के या आउटसाइडर लोगों से कम मिलो, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इन्फेक्शंस वग़ैरह आपको पकड़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको कम से कम लोगों से मिलना चाहिए। एक प्रॉपर 2-4 लोग ही होने चाहिए जिनसे कि आप रेगुलर टच के अंदर हो या जिनसे आप मिल रहे हो। बाकी सब लोगों से आपको नहीं मिलना चाहिए 40 डेज़ के लिए। क्योंकि अगर इस टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन वग़ैरह आपको हो जाता है, बिकॉज़ कि आपका जो शरीर है वो बहुत कच्चा माना जाता है, क्योंकि आपके जितनी भी सब अच्छी चीज़ें हैं उन सब से आपका बेबी बन चुका है और वो डिलीवर हो चुका है। अब आपकी बॉडी के अंदर फिर से हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी इन्फेक्शन वग़ैरह पकड़ता है, तो फिर आपके अगर टाँके-वाँकों के अंदर दर्द हो सकता है, पस पड़ सकती है और आप बहुत ज़्यादा वीक होते हो तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप जितना हो सके आउटसाइडर लोगों से कम मिलो उन 40 डेज़ के अंदर। सेकंड चीज़ कि इस टाइम पे आपको हल्का खाना खाना चाहिए। हल्का खाना खाने का मतलब ये है कि आपको खिचड़ी, दलिया इस तरह का खाना खाना चाहिए जिसको कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कम मेहनत लगे पचाने के अंदर। इस टाइम पे घी दिया जाता था पुराने ज़माने के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव घी दिया जाता था ऐसा कहते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपको लिमिटेड घी दिया जाता है, लेकिन जितना भी दिया जा रहा है वो आपको खाना ज़रूरी है। जो गोंद के लड्डू वगैरह भी बनते हैं उसके अंदर अगर आपको चीनी नहीं डलवानी है तो आप उसमें गुड़ डलवा लो। एक मतलब हेल्दी अल्टरनेटिव्स आप ले सकते हो, लेकिन आपको खाना तो ज़रूरी है। उसी से आपको जो मिल्क आएगा और उसी से आपकी जो बॉडी है वो फिर से हील होगी और आपको थोड़ा-सा लाइट खाना खाना चाहिए उस क्योंकि एक तो हम सारा दिन लेटे ही रहते हैं, ठीक है? तो फिर अगर हम बहुत ज़्यादा हेवी चपाती वगैरह और बहुत ज़्यादा इस तरह से पराठे-वराठे खाएँगे तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी हमारी बॉडी को और फिर हमको गैस वगैरह हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए हम लोगों को प्रॉपर एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए। दादी-नानी के अनुसार आपको अपना जो सर है वो कवर रखना चाहिए और आपको अपने जो पैर है वो भी कवर रखने चाहिए। मतलब आपको अपने पैर पे एक हल्का-सा कपड़ा जब आप लेटे हो तो उसके ऊपर कवर होना चाहिए और आपको जो सर है उस पे स्कार्फ होना चाहिए या फिर एक दुपट्टा आपके सर पे ऐसे होना चाहिए। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो ठंड है वो हमारे सर से या पैरों से हमारी बॉडी के अंदर जाती है और इस टाइम पे हमें हमारी बॉडी को काफ़ी वार्म रखना होता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके सर में या फिर पैरों पे डायरेक्ट हवा लगने से बाद में आपको सर दर्द हो सकता है या पैरों में पेन हो सकता है। तो इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को कवर रखना चाहिए, जो कि मैंने फ़ॉलो किया था सर वाला। तो पैरों में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं सॉक्स पहनूँ या फिर कवर रखूँ। मुझे ऐसे गर्मी सी लगती थी बिकॉज़ कि रूम का भी इतना ज़्यादा एसी वग़ैरह हम चला नहीं रहे थे। तो फिर ये चीज़ मैंने सिर्फ़ सर के लिए फ़ॉलो किया था, पैरों के लिए तो मैं
उतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं कर पाई, लेकिन दादी जो नानी के जो नुस्खे हैं उसके अंदर ये रिकमेंडेड है कि आप ये दोनों चीज़ें ढक के रखो। दिन में 2 बार पपीता खिलाते ही खिलाते थे। उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक बार तो 11-12 बजे से और एक बार शाम को पपीता देते ही देते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पपीते से जो पेट है उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होती है। उससे दूध भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनता है, गैस-वैस भी नहीं होती है। तो पपीता कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है बेसिकली, तो इसलिए पपीता खिलाया जाता था। उसके अलावा जैसे अजवाइन का जो पानी है, जब भी पीने को मिलता था तो अजवाइन का पानी ही पीने को मिलता था। उससे जो पेट है वो नहीं आता था, और अजवाइन का पानी से जितना भी जैसे ब्लीडिंग है या जो अंदर जो गंदगी है, ब्लड है, वो सारा का सारा ऑटोमैटिक जैसे डेट के साथ में निकलता रहता था। तो उसके अंदर भी अजवाइन का पानी काफ़ी हेल्प करता था। उसके अलावा जैसे सुबह-सुबह उठते ही सबसे फर्स्ट मील जो होती थी वो दूध और गोंद के लड्डू होते थे। तो दूध और गोंद के लड्डू इसलिए दिए जाते थे कि जो गोंद है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और उसकी प्रकृति भी काफ़ी गर्म होती है। तो फिर वो हमारी शरीर को साफ़ करने के काम में आता था, कि हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी गंदगी है, जितना भी जैसे खून वग़ैरह जो है, जो कि गंदा खून है जिसको कि निकलना है, उन सबको निकलने के अंदर ये सब चीज़ें हेल्प करती थी। तो हमारे जो पुराने दादी-नानी थे उनको ये सब चीज़ें पता थी, इस कारण से एक प्रॉपर डाइट फ़ॉलो हुआ करता था, जिस कारण से जो हमारा शरीर है उसके अंदर से सारा एक्सेसिव और गंदा ब्लड निकल जाए। उस टाइम पे मोबाइल तो होता ही नहीं था, टीवी वगैरह देखना भी अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, और ये चीज़ मैंने भी फ़ॉलो की है। अगर ये फ़ॉलो करने से क्या होता है कि जो आपकी आइज़ हैं वो कभी भी वीक नहीं होंगी आफ्टर प्रेगनेंसी, वरना कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या वीक हो जाती हैं या थोड़ा-सा चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। उन सब के रीज़न होते हैं ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल करते रहते हैं लेटे-लेटे, तो ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में बिल्कुल भी नहीं होती थी और अभी भी रिकमेंडेड नहीं है। पुराने ज़माने के अंदर भी जो जापाव की जो लेडी है उसकी प्रॉपर मसाज किया जाता था, तो वो मसाज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। वो एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरे दिन में सबसे अच्छा लगता है, कि जब आपको ऐसे पूरा प्रॉपर मसाज मिल रहा है, पूरा ऐसे हेड से लेके टॉ तक आपकी पूरी मसाज हो रही है, आपके बालों को भी ऐसे पूरा अच्छे से मसाज करके फिर तेल लगा के चोटी से बाँध के रखा जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, वो पुराने ज़माने के अंदर भी सब करते थे और आज के अंदर भी मैंने प्रॉपर फ़ॉलो किया है। मसाज के ना बहुत फ़ायदे होते हैं, एक तो हम सारा दिन उस टाइम पे लेटे रहते हैं, तो हमारे सारे पार्ट्स को हिलाना, मतलब कि पूरा हर जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है जब मसाज होती है। एक्टिविटी सी हो जाती है हमारी पूरी बॉडी की, अदरवाइज़ तो हम सारा दिन लेटे ही रहते हैं। तो जो मसाज है उससे हमें खुद को जो फ़ील गुड होता है, उसके अलावा ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको मसाज तो बिल्कुल लेना ही लेना है। उसके अलावा एक और चीज़ कही जाती थी कि हमें 40 डेज़ तक मिरर नहीं देखना चाहिए उस टाइम पे, ऐसा कहा जाता था। इसके पीछे का लॉजिक तो एक्चुअली मम्मा को भी नहीं पता है और दादी माँ भी है नहीं, तो मेरे को भी नहीं पता है। पर ये चीज़ मैंने फ़ॉलो किया था, मतलब आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता होगा, बट मैंने फ़ॉलो किया था कि उन्होंने कहा था कि ऐसे 40 डेज़ तक इतना मिरर वगैरह नहीं देखना चाहिए, तो फिर मैंने नहीं देखा था। पुराने ज़माने के अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, जिंक, इन सब के कोई सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते थे। ऑटोमैटिकली जो फूड आप खाते थे उसी से ये सब बनता था। तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है कि वो ऐसा ये सब चीज़ें ले रहा है, और अगर आपको आपके डॉक्टर ने नहीं बोली है, तो आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करो। बिना आप सिर्फ़ अपने दोस्त के रिकमेंडेशन पे आप ये सब चीज़ें मत लेना। हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट आयरन वगैरह हो और आपको इन सब सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं हो। जितना हो सके हमें रॉ फूड खा के ही इन सब की पूर्ति करनी चाहिए बजाय सप्लीमेंट्स के। और पुराने ज़माने के अंदर भी जैसा मम्मी ने बताया कि उस टाइम पे भी डेली नहाया जाता था, ऐसा नहीं था कि नहाते नहीं थे। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद में रोज़ नहाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, आपको डेली नहाना ही चाहिए। और ऑफ कोर्स लॉन्ग बाथ आप मत लो, पानी डालो बस सिंपल, ऐसे शैम्पू और साबुन ये सब से बचो, लेकिन एक सिंपल सा स्नान करना जो है वो इस टाइम पे रिकमेंडेड है। आप बिल्कुल उसे करना, आपको खुद को फ्रेश लगेगा, वरना तो लगेगा ही नहीं कि सुबह हो गई दूसरा दिन आ गया। डिलीवरी के बाद में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी सारे लोगों को हो जाती है। उसके लिए 2-3 बार दिन में पपीता खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ज़माने के अंदर भी पपीता दिया जाता था, अच्छी क्वांटिटी में पपीता खाया जाता है जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। इनफैक्ट कि अगर आपने एक बार हॉस्पिटल में मोशन पास नहीं किया है, तो आपको वहाँ से भी छुट्टी नहीं मिलती है। कॉन्स्टिपेशन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आप
पपीता खाना ही खाना। आफ्टर डिलीवरी आपको ख़ास तौर से बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, एकदम फ्रेश कुक खाना आपको खाना है, जितना हो सके आपको पैकेज फूड से बचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गैस और इंडाइजेशन नहीं होगा। ये थे दादी और नानी के नुस्खे जिनको अगर आप डिलीवरी के बाद में फ़ॉलो करोगे, तो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी और आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे कि सर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, किसी भी तरह का और कुछ स्ट्रेस आपको नहीं होगा लाइफ़ में।